अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेक्चर 44 कर रहे हैं रिसर्च एथिक्स का। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसर्च एथिक, और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। उम्मीद है कि आपका सफ़र मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया काइंडली वो कर दें। हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, आपके पास आ गए थे रिसर्च एथिक्स के अंदर हम उसके पॉइंट्स टाइप्स देख रहे थे। अब जी हम 5 देखते हैं इंसेंटिव। जब प्रैक्टिस हो गई, आपने मेंशन कर दिया इंसेंटिव क्या है, इनकरेज कर दिया डेटा कलेक्शन को, तो आप गिफ्ट देते हो, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देते हो। ये प्रैक्टिस होती है, बहुत कॉमन होती है। इसमें आप इंसेंटिव को अनडिले इन्फ्लुएंस पार्टिसिपेंट पे नहीं कर पा रहे होते हो। लाइक इसमें हम देखें तो पार्टिसिपेंट इसमें आपको अच्छे से गुड से जवाब देगा। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वाइटल थ्रू आउट रिसर्च प्रोसेस है। ऑनेस्ट होना है, इंटीग्रेट रहना है, मेंटेन करना है इंटीग्रिटी को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो इसमें एक्नॉलेज किया जाता है, मैनेज किया जाता है अप्रोप्रिएटली। रिसर्चर जो होते हैं वो डिस्क्लोज करते हैं हर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एड्रेस किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एथिक कमेटी जो होती है वो रिव्यू करती है बोर्ड को, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जाता है इसके अंदर। ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ग्लोबल एलिमेंट रिसर्च है, तो स्पेशली मल्टी कंट्री और मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़ के अंदर रिसर्च जो है वो अडवाइज की जाती है, तो ताकि इसमें एथिकल स्टैंडर्ड को स्पेसिफिक किया जाए इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग। इस्टेब्लिश किया जाता है जी कंसोर्टियम और फोरम कंप्रोमाइज़ किया जाता है, जिसमें कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव उसमें पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप है कंसिडरेशन का रिसर्च एथिक के अंदर। रिसर्च एथिक जो है इनकम्पास करता है ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक और प्रिंसिपल्स को। इसमें आप सब्जेक्ट की डेल्व करते हो डीपर, लाइक उसके डीपर मीनिंग आपके समझ में आते हैं। पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल देखें तो पर्पस आपके पास आता है कि जब रिसर्च आइडिया आप एक्सपर्ट या स्टेक होल्डर को देते हो तो स्ट्रक्चर मैनर में होता है। ये सर्व करते हैं डॉक्यूमेंट्स को कि इसके आउटलाइन क्या है, जिस पर रिसर्च हुई थी, फेसिबिलिटी क्या है। जब राइटिंग रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं, ये क्रूशल होता है, कंसिडर किया जाता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो पर्पस होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेट करता है, आपके पॉइंट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, कैपेबिलिटी को कंडक्ट कर होता है रिसर्चेस को। रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो उसमें डिस्क्रिप्शन होती है रिसर्च मेथोडोलॉजीज के अकॉर्डिंग, जिसके आउटलाइन ड्रॉ की जाती है, जिसमें कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज और डेटा किया जा रहा होता है। इसमें सेक्शन प्रेजेंट होते हैं, आपका प्लान क्या था, एक्शन प्लान क्या था, हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक मेथड और टेक्निक्स को। ये प्रपोजल जो होता है कि असेस करता है जी आपकी कैपेबिलिटी कि आपने रिसर्च कैसे की थी। रीडर जो होता है वो एवलेट करता है कि जो प्रोसेस था वो नेसेसिटी स्किल्स नॉलेज रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग था, ये सक्सेसफुली वो हुआ या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर 45। रिसर्च प्रपोजल के अंदर हम देखें लिटरेचर रिव्यू। थ्री मेन सेक्शन है जी रिसर्च प्रपोजल के, दैट इज रेशनल, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिज़ाइन, मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान एंड टाइमलाइन, एंड थर्ड वन इज, हम देखें तो आपके पास रिसर्च डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी आ गया। रैशनल और लिटरेचर रिव्यू में देखें तो ये फर्स्ट सेक्शन है। इसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है जी टाइटल ऑफ स्टडी। सेकंड कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड क्या था। एक्सप्लेन, आप स्पेसिफिक करते हो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। एक्सपेंड करते हो रिसर्च टाइटल को, क्लियरली स्टेट करते हो ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आपके पास लिटरेचर रिव्यू आ गया। इसमें एक्सप्लेन करते हो, मीनिंग देखते हो, यूजेज देखते हो वेरिएबल्स की। कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क जो है कि एक और आपके पास जी एस्पेक्ट है इस सेक्शन का, आउटलाइन होता है सीक्वेंस फॉर्म के अंदर। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी में हम देखें तो इस सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि डिज़ाइन जो आपने चूज़ किया उसके अप्रोप्रिएटनेस रिसर्च टॉपिक आया उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं। इसमें प्रोवाइड की जाती है डिटेल पॉपुलेशन और सैंपल्स के अकॉर्डिंग, पार्टिसिपेंट कौन थे, कॉन्टेक्स्ट क्या था आपकी स्टडी का। इसमें डेटा कलेक्शन टूल्स और फ्रेमवर्क दिखाया जाता है कि आपने कौन से टूल्स यूज़ की हैं, डेटा एनालाइज कैसे किया है। इसमें आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कि रिसर्च डिज़ाइन जो आपने सेलेक्ट किया वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स्ड मेथड है। एक्सप्लेन करते हो उस डिज़ाइन को अप्रिशिएट वे के अंदर अपने टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट इसमें आप एड्रेस करते हो पॉपुलेशन और सैंपल्स को। क्वांटिटेटिव स्टडी है, डिस्क्राइब करते हो पॉपुलेशन को। अगर वो क्वांटिटेटिव नहीं है तो क्वालिटेटिव है, तो उसमें आप एक्सप्लेन करते हो कॉन्टेक्स्ट क्या है स्टडी का, डिस्क्राइब करते हो किस आपने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए थे। फिर डिस्कस करते हो डेटा कलेक्शन टूल को जो आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें क्वेश्चनरीज हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, चेक लिस्ट है, इंटरव्यू है। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, आप हर टूल का बताओ कि एक्सप्लेन करोगे कि आपने कलेक्ट कैसे किया डेटा, प्रोवाइड करोगे डिटेल को।
जिसकी वजह से डेटा जनरेट हुआ था। फिर जी आप एथिकल कंसिडरेशन को अपनी रिसर्च के अंदर एड्रेस करोगे, शो कराओगे कि कोई इसमें इन्फ्रिंगिंग नहीं है, किसी का भी राइट और बिलीफ इसमें उसमें मैनिपुलेट नहीं किया गया। रेफर करोगे एथिकल कंसिडरेशन को रिसर्च एथिक्स सेक्शन की तरफ इंक्लूड किया जाएगा जो टाइमलाइन जो कि आउटलाइन क्रिएट करेगी डिफरेंट स्टेजेस की रिसर्च के अंदर। इसमें हम टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वीक्स और मंथ के अकॉर्डिंग। इसमें रिसर्च जब स्टार्ट हुई, जब वो कंप्लीट हुई, वो सब इसमें आ जाता है। फाइनली आप इसमें शॉर्ट सेक्शन रखते हो जिसके अंदर पोटेंशियल सिग्निफिकेंस अपनी स्टडी के हाईलाइट करते हो। एक्सप्लेन करते हो कि रिसर्च का रिजल्ट जो है वो किस तरह उसने कंट्रीब्यूट किया फील्ड के अंदर और एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। एम्फसाइज करते हो अपनी रिसर्च के एम को, इंक्रीमेंटल कंडीशंस की तरफ जाते हो, कम्प्लीटली ओवर टर्निंग एग्जिस्टिंग नॉलेज को कर रहे होते हो, आर्टिकुलेट कर रहे होते हो अपने प्रीवियस नॉन नॉलेज को। अब जी वर्क प्लान, टाइमलाइन और बजट। इस सेक्शन में हम बात करते हैं कंसंट्रेशंस को जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। आप स्टार्ट करते हो, एड्रेस करते हो अपने रेफरेंस लिस्ट को। सबसे पहले आप राइट करते हो रिसर्च प्रपोजल को जो कि इम्पोर्टेंट होता है मतलब डॉक्यूमेंट है सोर्स का। मैं लाइक सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो रेफरेंस स्टाइल आपके पास आता है एपीएस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन या आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं है, याद रखिएगा इसे हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं, एपीएस स्टैंड फॉर। इसमें रेफरेंस लिस्ट आ गई। नेक्स्ट आप डिस्कस करते हो कि फंडिंग कहाँ से आपके पास आई। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की रिसर्च जो है वो फंडिंग ही के बेस पे होता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो स्पॉन्सर कर रही होती हैं। रिसर्चर जो होता है वो देखते हैं कि जो रिसर्च है वो स्पॉन्सर्ड हुई है किस यूनिवर्सिटी से, कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हो रही है। बजट डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा कलेक्शन, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि रिसर्च पब्लिकेशन के अंदर तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एस्टिमेट लगाया जाता है बजट को हर प्रपोजल के अंदर। अंडर ग्रेजुएट या बीएड लेवल या एमफिल या पीएचडी लेवल पे सेक्शन जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं फंडिंग सोर्सेज का। इसमें हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया जाता मेन बॉडी अपने प्रपोजल के अंदर। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये बेटर अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट रखती हैं अपने प्रपोजल के अकॉर्डिंग। इसमें अटैच किया जाता है ईमेल और लेटर्स को ग्रांट की जाती है परमिशन एज ए अपेंडिक्स। फिर जी टाइमलाइन इसमें आप लेके आते हो। अब टाइमलाइन जो है वो ब्रीफली मेंशन करती है मेथोडोलॉजी सेक्शन को। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप एड्रेस कर लेते हो कंपोनेंट्स, वर्क प्लान, टाइमलाइन और बजट सेक्शन के अंदर तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है आपके रिसर्च प्लान का। इसमें सक्सेसफुल कंप्लीशन एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है। फिर जी रिसर्च रिपोर्ट आ गई। आउटलाइन क्या होगी? प्रिलिमिनरी प्रीलिमिनरी पेज आ गया। इसमें सबसे पहले टाइटल पेज आता है। अपने रिसर्च का टाइटल लिखोगे, अपना नेम लिखोगे, इंस्टीट्यूट का नेम लिखोगे जहाँ पर रिसर्च हुई थी, थीसिस का नाम लिखोगे, सबमिट करवाओगे तो डिग्री कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पेज में आप प्रोवाइड करोगे कंसाइज समरी कि आपकी रिसर्च का मकसद क्या था, उसमें ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेथडोलॉजी क्या थी, फाइंडिंग और कंक्लूजन क्या था। फिर टेबल ऑफ कंटेंट देते हो जिससे आपने क्रिएट किया था लिस्ट उन चैप्टर्स के सेक्शंस की जिन पर थीसिस हुआ है। लिस्ट ऑफ फिगर एंड लिस्ट ऑफ टेबल देखें तो आपकी रिसर्च जो है वो फिगर्स को लेके चलती है, ग्राफ एलिस्ट्रेट करती है, टेबल्स लेके चल रही होती है। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन देखें तो अब एब्रीवेशन आपने थीसिस में क्या क्या यूज़ किया उनकी लिस्ट लिखोगे। एक्नॉलेजमेंट, इसमें आप लिखोगे कि एक्नॉलेज किन इंटरव्यू ने सेक्शन को किया, इंस्टीट्यूट ने किया है, किस तरह हुआ। सबसे पहला चैप्टर आपके पास आया इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस करवाओगे अपने रेशनल अपनी स्टडी, क्लियरली स्टेट करोगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सेकंड लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू चैप्टर करोगे, डिफाइन करोगे, ऑपरेशनलाइज करोगे, वेरिएबल डिस्कशन करोगे अपनी स्टडीज की। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी चैप्टर जो होता है ये डिस्क्राइब करता है रिसर्च डिजाइन को। इसमें डिटेल आपकी पॉपुलेशन सैंपल्स के अकॉर्डिंग होती है, क्वालिटेटिव स्टडी होती है, डिस्क्रिप्शन स्टडी कॉन्टेक्स्ट पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग चल रही होती है, रिजल्ट, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। चैप्टर 4 आपके पास होता है, ये एक सेक्शन सेपरेट चैप्टर का होता है। इसमें मेथोडोलॉजी चैप्टर देखा जाता है, डिपेंड किया जाता है स्ट्रक्चर प्रेफरेंस आपके इंस्टीट्यूशन का, प्रेजेंट की जाती है आपकी फाइंडिंग, डेटा एनालिसिस बेस, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को, इंटरप्रेट किया जाता है रिसर्च। फिर आ जाता है रेफरेंस। ये जी आपने कहाँ से, आपके सोर्सेज कहाँ हैं जिनके थ्रू आपने थीसिस की थी। इसमें सिटेशन स्टाइल्स क्या थे, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन एपीए एमएलए है कि नहीं। अपेंडिक्स,
अपेंडिक्स से अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है आपकी रिसर्च को। रिसर्च टूल क्या थे, सैम्पलिंग टेबल क्या थे, इसमें आप एडिशनल मटेरियल लिखते हो, जिसमें आप सेपरेट अपेंडिक्स देते हो, लाइक इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हो। फिर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप ब्रीफ बायोग्राफी देते हो, इंक्लूड करते हो एजुकेशन बैकग्राउंड, रेलेवेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा जो गाइडलाइन आप प्रोवाइड कर रहे होते हो ना, जो प्रोवाइड आपको हो रही होती है इंस्टीट्यूशन से, जब आप स्ट्रक्चर करते हो अपने थीसिस को, उसमें स्पेसिफिक पेज लिमिट नहीं होती। जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप रिसर्च करें कंसाइज और रीडेबल मैनर के अंदर। तो इसका एम क्या है कि वो आपकी क्लैरिटी इंश्योर कराता है आपकी थीसिस को इफेक्टिवली रिसर्च ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई मुझसे पता कर लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।